आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स डीडी न्यूज पर और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की द्वारा लंबी दूर की मिसाइलों से रूस पर हमला किया गया और कौन सी मिसाइलों का हमला किया गया। यह स्टॉर्म शैडो क्या है और अटैक एम मिसाइल्स क्या हैं और इसके बदले में पुतिन के पास ऐसी कौन सी मिसाइल्स हैं जिससे यूरोप में कपकपी छाई हुई है। साथ ही भारतीय सेना के अंदर अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल होने जा रहा है। तो सेना की क्या योजना है, सेना इनको डेजर्ट्स में यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में क्यों डिप्लॉय करना चाह रही है, और वहीं लद्दाख के अंदर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, उनको वहां पर क्यों डिप्लॉय किया जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे भारत की डिफेंस की लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, किस तरीके से दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की फैसिलिटीज खोलने जा रही हैं। आइए सबसे पहले इस युद्ध की समीक्षा कर लेते हैं। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में गर्माहट हो गई, दोनों तरफ से लंबी दूर की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, वहीं काफी लोगों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की एक कवायद है। याद रहे, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से रूस की लगातार बढ़ती शत्रुता के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया की फिर से अपील की है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के हुए हमले के अगले दिन चेतावनी देते हुए कहा कि रूस शांति में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उन्होंने दिनिप्रो में एक नए प्रकार के मिसाइल के उपयोग को स्पष्ट और गंभीर उकसावे के रूप में बताया है। वहीं रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त मिसाइलों का उपयोग करके रूस के अंदर हमले के जवाब में एक नया प्रोजेक्टाइल, जिसका कोड नेम ओरेशनिक है, उसे तैनात किया गया है। नेटो ने कहा है कि दिनिप्रो में हुआ हमला संघर्ष के रास्ते को बदलने या नेटो गठबंधन के कीव को समर्थन देने के संकल्प को डगमगाने में असमर्थ होगा। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि पश्चिम को पुतिन की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसमें ये दावा भी शामिल है कि रूस के पास तैयार स्थिति में मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है। कई लोगों को ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा है। लगभग 1000 दिन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और अधिक भड़क गया है। अमेरिका और अन्य देशों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं, जबकि कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। सर्बिया के राष्ट्रपति इलेक्जेंडर वुसिक ने अमेरिका और नेटो से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकियों को नजरअंदाज न करें। वुसिक ने कहा, पुतिन से अनजान लोग ही उनकी चेतावनी को अनदेखा करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम के साथ तनावपूर्ण टकराव पर कहा कि रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों के उपयोग के जवाब में यूक्रेन पर एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ संभावित चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को उन देशों की सैन्य क्षमताओं पर हमला करने का अधिकार है जो हमारे ठिकानों पर हमले के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। यह चेतावनी उस समय आई है जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसे पश्चिमी देशों और विश्लेषकों ने कीव और पश्चिम को डराने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इस मिसाइल में केवल कन्वेंशनल हथियार थे,
लेकिन इसका उपयोग ये संकेत देता है कि रूस अगर चाहे तो परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। यूक्रेन में क्षेत्रीय संघर्ष जो पहले पश्चिम द्वारा भड़काया गया था, अब वैश्विक रूप ले चुका है। पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, हम मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों का विकास अमेरिका की मिसाइलों के जवाब में कर रहे हैं, जो यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसी मिसाइलों का उत्पादन और तैनाती कर रहा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस हफ्तों से सैकड़ों इस्कंदर और किंजाल मिसाइलों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो लगातार हमले कर सके और वॉशिंगटन डीसी में सत्ता परिवर्तन से पहले मनोवैज्ञानिक संदेश भेज सके। 20 नवंबर को हुए मिसाइल हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव को शायद बचा लिया गया हो, लेकिन रूस का संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत लंबे समय से अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि उनको स्टॉर्म शैडो और अटैक एम्स मिसाइल्स का रशिया के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। जो बाइडेन ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी और उन्होंने इन मिसाइल्स का रशिया पर इस्तेमाल भी कर दिया। इसका जवाब बहुत करारा आया और उस करारे जवाब की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम यह समझ लेते हैं कि अटैक एम मिसाइल्स क्या है और स्टॉर्म शैडो क्या है। स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम मारक सीमा लगभग 155 मील यानी 250 किलोमीटर है। फ्रांसीसी इसे स्कैल्प के नाम से बुलाते हैं। ये एक विमान से लॉन्च की जाती है, फिर ध्वनि की गति से उड़ने के बाद नीचे गिरकर उच्च विस्फोटक क्षमता के साथ विस्फोटित होती है। स्टॉर्म शैडो जिसे MBDA ने बनाया है, जो मजबूत बंकर और शस्त्रागारों को तहस नहस करने की क्षमता रखता है, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कुछ ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल किया है। स्टॉर्म शैडो जैसी प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन अमेरिकी है। इसलिए इन्हें आमतौर पर सावधानी पूर्वक कई सस्ते ड्रोनों के झुंड के साथ लॉन्च किया जाता है, जो रूस के वायु रक्षा प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन के खिलाफ करता रहा है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स का यूक्रेन ने काफी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, जैसे कि सेवास्तोपोल में रूस के काला सागर नौसैनिक मुख्यालय को निशाना बनाना और पूरे क्रीमिया को रूस की नौसेना के लिए असुरक्षित बना देना है। MG-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। ये ठोस प्रोपेलेंट का प्रयोग करती है और इसकी लंबाई 13 फीट तथा व्यास 24 इंच का है। इसकी सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलें 300 किलोमीटर तक की रेंज पर जाकर प्रहार कर सकती हैं। इन मिसाइलों को M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS और पहिएदार M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाई मार्स से लॉन्च किया जाता है। ज़ेलेंस्की बड़े लंबे समय से अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि उनको स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स रूस के ऊपर दागने की अनुमति दी जाए। यूके और फ्रांस ज़ेलेंस्की के साथ हमेशा से खड़े थे, लेकिन जर्मनी ज़ेलेंस्की के साथ नहीं खड़ा था। वो अपनी टॉरस मिसाइल को देने से इनकार करता रहा। इसी बीच रशिया ने अपने मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाना जारी रखा और अपने पास एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार भी कर लिया। तो क्या है ये मिसाइल्स जो पुतिन के पास है? आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। ऑर्शनिक एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस ने 20 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर दागा था। यह अनुमान लगाया गया है कि ऑर्शनिक एक मोबाइल ठोस ईंधन से संचालित मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच आंकी गई है।
इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs का प्रयोग होता है, जो हाइपरसोनिक गति माक 10 से उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसार ऑर्शनिक मिसाइल RS-26 रूबिच डिजाइन पर आधारित है। RH-26 एक ठोस ईंधन से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो RS-24 यार्ड्स ICBM का एक रूपांतर है। इसकी रेंज 2000 से 6000 किलोमीटर के बीच की बताई जाती है। RS-24 MIRVs या एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को ले जाने में सक्षम है। रूस वर्तमान में अपनी हाइपरसोनिक MIRV क्षमता के लिए एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन पर निर्भर है। एवेनगार्ड को परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड से लैस किया जा सकता है, जो माक 20 तक की गति से दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। यह मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए कुशल तरीकों से मार्ग बदलता है। इसका लचीलापन और गति इसे रूस की हाइपरसोनिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देती है। एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। पश्चिमी देशों को इसका खौफ है और इसका डर भी। तो क्या कारण है कि इस एडवांस ग्लाइड व्हीकल को दुनिया का कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भेद नहीं सकता, इसको टारगेट नहीं कर सकता? आइए इसको जानते हैं। एवेनगार्ड मिसाइल एक रूसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसे भारी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें जैसे UR-100, R-36 और R-28 सरमत द्वारा एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के रूप में ले जाया जा सकता है। ये दोनों परमाणु और पारंपरिक आयुध को ले जाने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार एवेनगार्ड स्पेस से एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान माक 27 से माक 30 तक की गति से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। एवेनगार्ड रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 1 मार्च 2018 को घोषित किए गए 6 नए स्ट्रेटेजिक हथियारों में से एक है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स के विपरीत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अपनी क्षमता के कारण भिन्न है। तीव्र गति और दिशा परिवर्तन करने की क्षमता इसे पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतियां पेश करता है और अभेद्य है। जेन्स इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार एवेनगार्ड एक शुद्ध ग्लाइड वाहन है, जिसमें स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली नहीं है। लक्ष्य के निकट पहुंचने पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उच्च गति और मनूवर कर अपना बचाव करने में सक्षम है। इसके बारे में रूस का दावा है कि यह किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए अभेद्य है। एवेनगार्ड द्वारा ले जाने वाली परमाणु वॉरहेड की विस्फोटक क्षमता रिपोर्ट के अनुसार 2 मेगाटन से अधिक है। एवेनगार्ड की तेज गति इसे सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के मुकाबले बेहतर हथियार बनाता है। इसका वजन करीब 2000 किलोग्राम का है। यह माक 27 से 30 की गति से अपने टारगेट पर प्रहार करता है, जिससे इसे बिना किसी विस्फोटक के 21 टन TNT के बराबर काइनेटिक ऊर्जा प्राप्त होती है। रूस के पास अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जिनका पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है, जैसे ज़िरकॉन जो जहाज से लॉन्च होती है और किंजन मिसाइलें जो वायु से लॉन्च की जाती हैं। भारतीय सेना के बेड़े में अब अपाचे AH-64E दिसंबर के महीने में शामिल होने जा रहा है। इसको जोधपुर में डेजर्ट्स के इलाके में डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं लद्दाख के क्षेत्र में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाएगा। तो क्या कारण है कि अपाचे हेलीकॉप्टर डेजर्ट्स के लिए बहुत उपयुक्त है और वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख के अंदर है, वहां पर बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा?
तो इसको समझते हैं। पहले बैच के 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स अब दिसंबर में सौंपे जाएंगे, जबकि अगले 3 हेलीकॉप्टर कुछ महीने बाद दिए जाएंगे। पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये 3 हेलीकॉप्टर मई में और 3 जुलाई में दिए जाने थे, पर निर्माण में आपूर्ति श्रृंखला संबंधित समस्याओं के कारण ये देरी हुई है। मार्च 2024 में आर्मी एविएशन ने औपचारिक रूप से जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन की स्थापना की, जो अपाचे का संचालन करेगी। अपाचे स्वदेशी LCH के बाद सेना में दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहले अमेरिका से 39 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसके तहत दिसंबर 2015 में हुए सौदे के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिले थे। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद भारतीय सेना के लिए ही की जाएगी, जबकि सेना 11 और अपाचे हेलीकॉप्टरों की मांग पर जोर दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पिछले साल तीनों सेवाओं के लिए आवश्यक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों की संख्या पर एक अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें 39 घातक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता का समर्थन किया गया है। हालांकि अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए काफी ऊंचाई वाले युद्ध के लिए प्राथमिक विकल्प नहीं है। इसी वजह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को 2025 में लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। फायर एंड फॉरगेट हेल फायर मिसाइल से लैस अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और खतरे को भांपकर उनको एंगेज कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें गनशिप को भारी एंटी आर्मर क्षमताओं से लैस करती है। भारतीय अपाचे AH-64E गार्डियन का रूपांतर अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर डेटा नेटवर्किंग और बेहतर कॉम्पोजिट रोटर ब्लेड से युक्त है। यह हेलीकॉप्टर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। यह भारतीय सेना के लिए पश्चिमी सीमा पर मैदानी और रेतीले इलाकों में तैनाती के लिहाज से सबसे उपयुक्त अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। वायुसेना ने अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख में तैनात किया है, जो जरूरत पड़ने पर जमीन पर सैनिकों की सहायता में उतरेंगे। हालांकि हिमालय की ऊंची चोटियों पर इन हेलीकॉप्टरों की संचालन क्षमता पर थोड़ा संदेह है। यहाँ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रचंड को काफी ऊंचाई वाले वातावरण में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके कारण इसका ऑपरेशन दायरा काफी अधिक है। बोइंग AH-64 अपाचे और HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH दोनों ही मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि इनमें अंतर रेंज और सर्विस सीलिंग का है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की रेंज 700 किलोमीटर की है, जबकि अपाचे की रेंज केवल 440 किलोमीटर मात्र है। हालांकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग 6500 मीटर की है और अपाचे 6400 मीटर तक ही उड़ान भर सकता है। भारत की रक्षा से जुड़े एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लॉजिस्टिक्स को लेकर अब दुनिया के बेहतरीन विमान भारत के अंदर ही ओवरऑल होंगे, उनका मेंटेनेंस होगा और उनका रिपेयर होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ में समझौता कर रही है और भारत के अंदर MRO फैसिलिटीज को स्थापित करने में जुटी हुई हैं। अगले 5 साल एक बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये MRO और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है।
लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय कंपनियों जैसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में सैन्य विमानन रखरखाव के लिए क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लॉकहीड मार्टिन में एयर मोबिलिटी और मैरीटाइम मिशन इंटरनेशनल कैंपेन के निदेशक निक स्मिथ आने वाले 5 वर्ष भारत में रक्षा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल क्षमताओं को स्थापित करने का काल बताया है। उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे दसॉ एविएशन, बोइंग और उनकी खुद की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस क्षेत्र में हाल ही में कई घोषणाएं सरकार के मेक इन इंडिया विजन के साथ अपनी योजनाओं और प्रयास को रूप दे रही है। लॉकहीड TASL के साथ मिलकर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO जैसी सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसकी शुरुआत 2027 में होने की उम्मीद है। बोइंग भी भारत में अपने संचालन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। बोइंग इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए MRO सेवाओं के बढ़ते दायरे पर जोर देते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष में MRO विस्तार की नींव पहले से ही रखी जा चुकी है। 737 मैक्स एयरलाइनर जैसे कमर्शियल प्लेटफॉर्म और P-8I समुद्री निगरानी विमान जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए रखरखाव सहित महत्वपूर्ण और तकनीकी कार्य पहले से ही भारत में किए जा रहे हैं। अब इन क्षमताओं को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रक्षा उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 साल भारत के रक्षा MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या सुविधाएं समय पर पूरी होती हैं, प्लेटफॉर्मों की प्रभावी तैनाती और संचालन में वृद्धि होती है या नहीं। मजबूत नीति समर्थन, साझेदारी और स्थानीय इकाइयों के विकास के साथ भारत के पास रक्षा विमानन रखरखाव के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। दसॉ एविएशन भावी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक नई MRO सेवाओं के साथ भारत में अपने विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। OEM MRO सेवाओं का उपयोग राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के रखरखाव और ओवरहॉल के लिए करने की योजना बना रहा है। वहीं लॉकहीड मार्टिन और TASL के बीच C-130J विमान के लिए भारत में MRO सेवाओं को स्थापित करने की संभावनाओं को देखते हुए समझौता हुआ है। वहीं अगस्त 2024 में बोइंग और AIESL ने नौसेना के P-8I विमान के लिए देश में MRO सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की है। तो ये था आज का एपिसोड, लेकिन जाने से पहले क्या है मेरे विचार, देखिए ये माय टेक। यूक्रेन में युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां बढ़ती हिंसा और बदलती परिस्थितियां क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। महीनों के भीषण संघर्ष के बाद यूक्रेन और रूस दोनों ही मानवीय, आर्थिक और सैन्य लागतों का सामना कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने क्षेत्रों को दोबारा वापस पाने के लिए प्रयास कर रहा है। रूस पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रहा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। एक ओर नेटो के सहयोगी यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इस बाहरी हस्तक्षेप से यह पूरा संघर्ष एक बहुत बड़े टकराव में बदल सकता है, जो इस क्षेत्र को और अधिक अस्थिर करेगा। कूटनीतिक प्रयास बड़े पैमाने पर ठप हो गए हैं और शांति वार्ता आपसी अविश्वास और आरोप प्रत्यारोप के कारण प्रभावित हुआ है। इस बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है, जिन्हें विस्थापन, ऊर्जा का संकट और मानवीय आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को शांत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुनः ध्यान केंद्रित करना होगा।
यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो युद्ध एक लंबी और अनिश्चित स्थिति में प्रवेश कर सकता है, जिससे न केवल यूक्रेन बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है। आने वाले महीने ये तय करने में अहम होंगे कि विश्व किस दिशा में जाएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते रक्षा और उससे जुड़ी सामरिक खबरों के विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने विचार #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।